शुरू करें। गुड इवनिंग, कैसे हैं सब? ऑनलाइन गाइस क्विकली कंफर्म करेंगे, आवाज स्क्रीन सब ठीक है? Am I audible perfectly? ओके, चलिए। बिजनेस लॉज में यूनिट नंबर 1 अपन ने क्या क्या देखा था? कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, क्विकली बताएंगे? एंड उसके बाद में अग्रीमेंट मतलब विथ कंसिडरेशन, और फिर फर्दर काय में क्लासिफिकेशन था? प्रॉमिस। कैसे बनता है वो? प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखा था अपन ने, टाइप्स ऑफ, उसके बाद में ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ ऑफर क्या होते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, ये सब अपन ने अभी तक देखा है। वेरी बेसिक्स अगर अपन बात करें तो वी आर ऑलमोस्ट डन। नाउ ऑन टू कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. Importance of offer and acceptance was explained in the previous paragraphs. When parties are face to face, देखो जब parties face to face आमने सामने हो तब तो कम्युनिकेशन हाथों हाथ हो जाता है, आमने सामने। मैंने बोला आपने सुना, आपने बोला मैंने सुना। वहां पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। देयर इज इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एज वेल एज एक्सेप्टेंस. क्वेश्चन ऑफ रिवोकेशन डज नॉट अराइज सिंस ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आर इंस्टेंटली. एक बार एक्सेप्टेंस हो गया उसके बाद में वो रिवोक वैसे भी नहीं, कैंसिल वैसे भी नहीं किया जा सकता, तो वहां पर रिवोकेशन की भी बात नहीं आती है. बट डिफिकल्टी कब आती है? व्हेन द पार्टीज आर एट डिस्टेंस, मे बी ओवर पोस्ट, अगर उनका कोई कॉन्वर्सेशन हो रहा है, या फिर ओवर टेलीफोन, या फिर ओवर ईमेल अगर कुछ हो रहा है, तो वहां पर जो है एग्जैक्ट टाइम ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ये जानना हमको जरूरी है टू असरटेन की कॉन्ट्रैक्ट कब बना है, कैसे बना है, ये सबके लिए. Indian Contract Act gives lot of importance to time element in deciding when the offer and acceptance is complete. सबसे पहले communication of offer. देखो, दो पर्सन, एक है मिस्टर रणवीर और एक है मिस दीपिका. ठीक है, रणवीर ने क्या किया? दीपिका को ऑफर दिया, प्रपोजल दिया. ओके, काय से? पोस्ट से. रणवीर ने यहां से भेजा, कब भेजा ऑफर? ऑन से फॉर एग्जांपल 13th ऑफ मार्च. दीपिका को मिला कब वो? 15th ऑफ मार्च को. ओके, तो यहां पर ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा? ऑफर का कम्युनिकेशन, द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड. जिस दिन दीपिका के नॉलेज में आया उस दिन जो है ये ऑफर का कंप्लीशन, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर का कंप्लीशन माना जाएगा. ठीक है, अब देखो दो चीजें इसमें भी हो सकती है. 15 को दीपिका को मिला, बट दीपिका ने एक्चुअली खोल करके देखा 16th को. उस केस में फिर कम्युनिकेशन कब माना जाएगा? 16th को, जब उसके एक्चुअली नॉलेज में आया. Mere receiving is not sufficient. He must receive or read the message contained in the letter. Now, communication of acceptance. Acceptance कब complete माना जाएगा? अब यहां पर नहीं, क्या communication of acceptance में दो चीजें दी है अपने को कि modes of acceptance क्या हो सकते हैं एंड acceptance complete कब होता है. पहले अपन देखते हैं कि acceptance complete कब होता है, फिर अब बाद में वापस आते हैं modes of acceptance पे. When communication of acceptance is complete, क्या बोलते हैं वो? Communication of acceptance नहीं, क्या रणवीर यहां पर ऑफरर है, दीपिका कौन है? एक्सेप्टर है. इसको ही अपन प्रपोजर भी बोलते थे. दीपिका ने देखा, लेटर पढ़ा, सोचा 2 दिन, और 18th को जो है क्या कर दिया? पोस्ट कर दिया अपना एक्सेप्टेंस. अब यहां पर एक्सेप्टेंस जो है ना, वो दो इसमें अपने को देखना पड़ता है, एक फॉर द ऑफरर, एक फॉर द ऑफरी, दैट इज एक्सेप्टर.
दीपिका के लिए और रणवीर के लिए, दोनों के लिए एक्सेप्टेंस का टाइम अलग अलग रहेगा। दीपिका ने पोस्ट किया 18 को, रणवीर को मिला कब? वो रणवीर को मिला और देखा रणवीर ने 20 को। तो रणवीर के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? ऑन 18th, जब एक्सेप्टर ने वो पोस्ट कर दिया सो एज टू बी आउट ऑफ हर पावर टू टेक इट बैक। एक बार पोस्ट कर दिया उसके बाद में वापस निकाल सकती है क्या बीच में से? नहीं। जिस दिन एक्सेप्टर ने वो पोस्ट कर दिया उस दिन प्रपोजर के लिए एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। और एक्सेप्टर के लिए फिर कब कंप्लीट माना जाएगा? व्हेन इट रीचेस द ऑफर, दैट इज ऑन 20th। समझा क्या? वापस एक बार, ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा? उसमें सिर्फ एक ही है, सिर्फ ऑफरर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होता है। वहां पर जब सामने वाले को मिला, उसको जब उसने देखा, तब वो कंप्लीट होगा। बट एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है? ऑफरर के लिए कब कंप्लीट होगा? व्हेन एक्सेप्टर जो है उसने पोस्ट कर दिया, राइट? और एक्सेप्टर के लिए कब कंप्लीट होता है? व्हेन इट रीचेस द प्रपोजर और ऑफरर। वो बोल रहे हैं एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्टर टू विड्रॉ द सेम, and as against the acceptor when it comes to the knowledge of proposer. ना यहां पर इन्होंने बस एक एग्जांपल दिया है उसका। अब ये क्या बोलते हैं नीचे कि इस केस में, पोस्ट के केस में, ये अब होना जरूरी है कि लेटर प्रॉपरली पहुंचे। ठीक है, यहां से फॉर एग्जांपल दीपिका ने लेटर भेजा और यहां पर कहीं पर बीच में लेटर मिसप्लेस हो गया, उस केस में वो बोलते हैं इट वुड बी लाइक एन ऑकवर्ड सिचुएशन, क्योंकि प्रपोजर के लिए वहां पर एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगा बट एक्सेप्टर के लिए कंप्लीट होगा ही नहीं। एक पार्टी के लिए कंप्लीट हो जाएगा, दूसरे के लिए नहीं होगा, राइट? ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्सेप्टर ही विल बी बाउंड ओनली व्हेन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीच्ड द प्रपोजर। सो इन दिस केस इट इज क्रूशियल दैट द लेटर रीचेस द प्रपोजर। If there is no delivery, acceptance could be treated as having been completed from the viewpoint of proposer but not from the acceptor. This would give rise to a awkward situation. अब आते हैं अपन वापस से ऊपर वाले पार्ट पर, modes of communication of acceptance. There are two issues, modes of acceptance and when is acceptance complete. When is acceptance complete ये देखा अपन ने। दूसरा है modes of acceptance. कैसे कैसे हो सकता है? सिंपली बाय एक्ट एंड बाय ओमिशन, या तो कुछ करके या फिर कुछ ना करके। कुछ करके बाय पॉजिटिव एक्ट, कुछ ना करके मतलब फोरबियरेंस की जो अपन ने बात की थी, उससे भी एक्सेप्टेंस आप बता सकते हो। कम्युनिकेशन बाय एक्ट वुड इंक्लूड एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स रिटन और ओरल, may include letter, telegram, fax, email, even advertisement, and include any conduct intended to communicate positive acts. देखो सिर्फ ये ही नहीं, सिर्फ एक्सप्रेस वर्ड्स या रिटर्न या ओरल यही नहीं, आपने कोई साइन वगैरह बताया, ओके वगैरह ऐसा, दिस इज ऑल्सो लाइक एन एक्सेप्टेंस, एक्टिंग और मेकिंग साइंस। कम्युनिकेशन बाय ओमिशन, जीरा सोडा का जैसा अपन ने एग्जाम्पल बोला था, बाय अ कंडक्ट और बाय फोरबियरेंस on the part of one person to convey his willingness or assent. However, silence would not be treated as communication of omission. सिर्फ आपने साइलेंस रखा इसका मतलब एक्सेप्टेंस नहीं होता। mere silence is not acceptance. देन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, ये भी पॉइंट ऊपर का रिपीटेशन है। कंडक्ट से भी आप एक्सेप्टेंस कर सकते हो, जैसा अपन ने बोला था। कौन सा एग्जांपल? ए ने बी को बोला कि क्या तुम मेरे को अपने गुड्स बना करके बेचेगा। ये डिपॉजिट भी साथ में एक अमाउंट में साथ में भेज रहा हूं। बी ने वो अमाउंट अपने पास में रख लिया और डायरेक्टली गुड्स बना करके भेज दिया, राइट? दिस वाज व्हाट? डिलीवरी ऑफ गुड्स एट अ प्राइस बाय अ सेलर टू अ विलिंग बायर। दिस वाज अगेन एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। सिमिलरली उन्होंने वहां पर और मल्टीपल एग्जांपल्स दिए हैं। व्हेन वन बोर्ड्स अ पब्लिक बस और ड्रॉप अ कॉइन इन वेइंग मशीन, राइट? वेइंग मशीन पर आप कॉइन डालते हो, दैट इज एज गुड एज कंडक्ट के थ्रू आपने एक्सेप्टेंस, वो वेइंग मशीन का जो ऑपरेटर है एंड आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है।
Issue in communication of acceptance is about the effect of act or omission or conduct. These indirect efforts must result in effectively communicating acceptance or non-acceptance. देखो मेन पॉइंट वो क्या बोल रहे हैं, हम ये जो एक्सेप्टेंस बोल रहे हैं मल्टीपल मोड्स वगैरह, ये भी ठीक है, अलग अलग मोड से हो सकता है, बट बेसिक चीज ये है कि सामने वाले को वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट होना जरूरी है, ठीक है। एज लॉन्ग एज वो सामने वाले को इफेक्टिवली कम्युनिकेट हो गया है तभी वो एक्सेप्टेंस वैलिड माना जाएगा। If it has no such effect, there is no communication regardless of which acceptor thinks about the offer with himself. देखो अब ये उन्होंने एक केस लॉ से भी एक्सप्लेन किया है, सेंट्रल बैंक यवतमाल वर्सेस वेंकटेश। इसमें क्या हुआ था, बैंक ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, बैंक की मीटिंग होती है सब बोर्ड की, पूरे जो भी उसके मैनेजर्स है उनकी मीटिंग होकर के क्या डिसाइड किया था उन्होंने, एक लैंड है वो अपने को मिस्टर ए को बेचना है, ठीक है। अब ये चीज नहीं क्या कम्युनिकेट नहीं की गई थी ए को, ये चीज कम्युनिकेट लेकिन बैंक के एक क्लर्क ने ए को इनफॉर्मली कम्युनिकेट कर दी, ओके। यहां पर इनफॉर्मली ए को कम्युनिकेट कर दी, बैंक की तरफ से कुछ ऑफिशियल कम्युनिकेशन हुआ क्या, नहीं हुआ। बाद में बैंक ने ये डिसीजन को कैंसिल कर दिया, ए गया कोर्ट में, नहीं बोले आपने तो डिसाइड कर लिया था अब मेरे को बेचो। यहां पर जो है कोर्ट ने डिसाइड किया कि ऐसा नहीं हो सकता, यहां पर ऑफिशियल इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना जरूरी है। आपको इनफॉर्मल तरीके से किसी और ने बोला था, दैट डजंट मेक सेंस। It was held that there was no communication and hence no contract. Now, acceptance can be over telephone, telex, fax also. When an offer is made in instantaneous communication like telephone, telex, fax, email, contract is only complete when the acceptance is received by the offeree. Offeree को जब भी acceptance, offerer चाहिए वहां पे, एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड बाय द ऑफरर। जब भी आपको ईमेल के थ्रू हो, मोबाइल फोन के थ्रू हो, टेलीफोन के थ्रू हो, ईमेल फैक्स के थ्रू हो, जब भी आपको मिलेगा तभी वो कंप्लीट माना जाएगा। एंड एक और लाइन ये वाली क्या बोलती है, कॉन्ट्रैक्ट इज मेड एट द प्लेस वेयर एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड। जहां पर एक्सेप्टेंस मिला ना वहां पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ऐसा माना जाएगा। अगर बीच में कोई कॉल ड्रॉप है, डिस्टर्बेंस है, तो उसमें उस केस में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं बनेगा। देन कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस, कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट में या फिर कोई भी चीज में ऐसा पीछे स्पेशल कंडीशंस इन्वॉल्व होती है। जैसे आप कोई टिकट खरीदते हो ट्रेन की या फिर फॉर एग्जांपल एयर टिकट खरीदते हो, तो पीछे नहीं क्या बहुत सारी छोटी छोटी कंडीशंस लिखी रहती है, कभी पढ़ते हैं क्या अपन, नहीं, राइट। बट कोर्ट में ये आया था कि ये जो कम्युनिकेशन, ये जो हमारी कंडीशंस है, क्या वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट हुई है या नहीं, क्या जो बायर है टिकट का उसने ये कंडीशंस एक्सेप्ट कर ली है या नहीं, वेदर इज वैलिड, वेदर देयर इज अ वैलिड ऑफर एज वेल एज एक्सेप्टेंस इन दिस केस ऑफ स्पेशल कम्युनिकेशन। क्या बोल रहे हैं वो, समटाइम्स देयर आर कॉन्ट्रैक्ट्स विद स्पेशल कंडीशंस कन्वेड टैसिटली एंड एक्सेप्टेंस आल्सो कन्वेड by the offeree again tacitly without him even realizing. When someone travels by air, conditions are printed on the back in small letters. कभी कभी वो एयरलाइन के ऑफिस पर भी डिस्प्ले हो सकती है, कभी ना हो सकती, कभी नहीं भी रह सकती है। क्वेश्चन इज वेदर दीज कंडीशंस कैन बी कंसिडर्ड टू हैव बीन कम्युनिकेटेड। आंसर इज यस, एज लॉन्ग एज आपने जो है पीछे लिख करके टीएनसी अप्लाई वगैरह ऐसा लिख करके सामने वाले को दिया है, इट इज अज्यूम्ड दैट सामने वाले ने वो कंडीशंस को भी एक्सेप्ट कर लिया है। ये डिसाइड हुआ था मुकुल दत्ता वर्सेस इंडियन एयरलाइंस के केस में। वहां पर क्या हुआ था, एयरलाइंस ने पीछे ऐसा ही लिखा हुआ था कि वी वोंट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डैमेज ड्यू टू और इंजरी, बेसिकली बिकॉज ऑफ कुछ अगर प्रॉब्लम होती है तो, कुछ प्लेन में गड़बड़ होती है या कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो वी वोंट बी रिस्पॉन्सिबल। अब प्लेन वहां से चला, मुकुल दत्ता एंड उनकी वाइफ ये दोनों ट्रैवल कर रहे थे, प्लेन का एक्सीडेंट हो गया। वहां पर मुकुल दत्ता ने बोला कि अब हमको पूरे डैमेजेस आप दो।
एयरलाइंस ने क्या बोला, हमने तो पीछे लिख करके दिया था। मुकुल दत्ता ने बोला नहीं, आपने कोई हमको कम्युनिकेशन नहीं किया। वहां पर डिसाइड हुआ कि पीछे लिखा हुआ था ना, इट इज एज गुड एज हमने कम्युनिकेशन किया और आपने एक्सेप्टेंस कर लिया है। बट जो कंडीशंस है, टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो रीजनेबल रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दोगे पीछे तो वो सामने वाले ने एक्सेप्टेड ऐसा माना ही जाएगा। जैसे कि लिली व्हाइट वर्सेस मनु स्वामी, इसमें क्या हुआ था, एक लॉन्ड्री वाला पर्सन था, ठीक है, कपड़े धो करके प्रेस करके जो ला करके देता है, उसने क्या किया, कपड़े लिया धोने करने के लिए एंड सामने वाले को एक रिसीट दे दिया, ठीक है। वहां पर प्रॉपरली फॉरेन केस में जनरली रिसीट्स, बहुत सारे इंडिया में बहुत सारी जगहों पर रिसीट्स फॉलो होती है प्रॉपर। रिसीट के पीछे नहीं क्या लिखा था कि अगर हमारे से कोई भी आपका कपड़ा गुम जाता है, कोई अगर मिसप्लेस हो जाता है, तो हम आपको सिर्फ 10% ऑफ इट्स वैल्यू रिटर्न करेंगे। आइडियली 10% रीजनेबल है क्या? नहीं है। तुम्हारे से कपड़ा घुमा, तुम्हारे से गलती हुई, तो तुमने एटलीस्ट 50-60% तो देना चाहिए ना, राइट। तो वहां पर दो क्वेश्चन थे कि पहली चीज तो ये कंडीशन कम्युनिकेट हुई है क्या, तो बोले हाँ कंडीशन तो कम्युनिकेट हुई है क्योंकि पीछे लिखा हुआ था रिसीट के, बट ये कंडीशन क्या थी, अनरीजनेबल थी, तो ये एनफोर्स नहीं की जा सकती। Held the terms were unreasonable and P was entitled to recover full value of the sari from the dry cleaner. ऐसे ही देयर आर सर्टन स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप बैंक में अकाउंट कभी खोला होगा या अपना बेसिकली कॉलेज का प्रोस्पेक्टस रहता है, ठीक है, उसमें जो आपका फॉर्म आप भरते हो वो एक स्टैंडर्ड प्रिंटेड फॉर्मेट रहता है, राइट। उसमें बस आप बीच में अपना नाम वगैरह भरते हो। बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं, लोन वगैरह के भी ट्रांजैक्शन होते हैं जिसमें प्री ड्राफ्टेड एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होता है पहले से ही, राइट। तो क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। It is well established that the standard forms of contract may be enforced on another who is subjectively unaware of the contents of the documents, provided party wanting to enforce has given the notice of which in the circumstances of a case is sufficiently reasonable. As long as आपने बस वो conditions and सब कुछ सामने वाले को communicate की है, तो ये मान लिया जाएगा कि उस स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी एनफोर्सेबल है, परफेक्टली वैलिड रहेगा। सामने वाले को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बस मिलनी चाहिए कि वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन देखे। उसने एक्चुअली देखा नहीं देखा दैट डजंट मैटर, आपने बता दिया दैट इज सफिशिएंट। इसी में एक केस लॉ था, रायपुर ट्रांसपोर्ट वर्सेस घनश्याम। ट्रांसपोर्टर ने ट्रांसपोर्ट करने के लिए माल ले लिया, पहले कोई कंडीशन वगैरह कुछ भी कम्युनिकेट नहीं किया, बाद में बोलता है कि अगर कुछ भी नुकसान हुआ तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ओनर ने बोला, ओनर ऑफ गुड्स जो था उसने बोला, बोले ऐसा कैसा, तुमने पहले बोलना चाहिए था, ये कंडीशन पहले नहीं बोला, राइट। इट वाज हेल्ड दैट सिंस द स्पेशल कंडीशंस वेर नॉट कम्युनिकेटेड प्रायर टू द ट्रांसपोर्ट, दीज वेर नॉट बाइंडिंग ऑन द ओनर ऑफ द गुड्स। आप ऐसी कंडीशन नहीं डाल सकते क्योंकि वो पहले आपने कम्युनिकेट नहीं की थी। स्पेशल कंडीशंस, स्टैंडर्ड फॉर्म सब कुछ वैलिड है। शॉर्ट में अपन बोले तो बस प्रायर कम्युनिकेशन जरूरी है सामने वाले को, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस। ये बीच में एक और छोटी सी चीज उन्होंने दी हुई है, क्या बोलते हैं, वो केस लॉ याद है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल। वहां पर क्या किया था उन्होंने, मिस कार्लिल जो थी उन्होंने कंज्यूम किया था स्मोक बॉल, राइट। तो देखो एक चीज हो गई ऑफर, एक हो गया एक्सेप्टेंस, और एक हो गया एक्चुअल परफॉर्मेंस। ऑफरर ने बोला था कि जो भी ये स्मोक बॉल कंज्यूम करेगा उसको इन्फ्लुएंजा नहीं हो सकता, हुआ तो हम पेमेंट देंगे उसको। अब एक्चुअली स्मोक बॉल कंज्यूम करना, दिस वाज अ परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट द ऑफर, राइट। सो एक्सेप्टेंस तो ठीक है, आपको देना है, कम्युनिकेट करना है, बट क्या ये परफॉर्मेंस भी कम्युनिकेट करना अलग से जरूरी है क्या? लॉ बोलता है अगर स्पेसिफिकली आपने लिखा है कि परफॉर्मेंस को भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, तो फिर कम्युनिकेट करना जरूरी है, अदरवाइज कम्युनिकेट करना परफॉर्मेंस को अलग से जरूरी नहीं है।
ये जो ऊपर वाला पार्ट है इतना, इसको आप स्क्रैच भी कर सकते हो, ऊपर का ही रिपीटेशन वापस से दिया हुआ है, एक बार पढ़ के लगे तो स्क्रैच कर सकते हो। At times, offeree may be required to communicate the performance by way of acceptance. In this case, it is not enough if the offeree merely performs the act, but he should also communicate his performance, unless offer includes a term that mere performance will constitute acceptance. अगर ऐसा लिखा हुआ है कि बस भाई आपने परफॉर्म कर दिया, अलग से उसका कम्युनिकेशन करना जरूरी नहीं है, तो फिर कम्युनिकेशन करना जरूरी नहीं है। अदरवाइज आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, अगर बोला है कि कम्युनिकेट, you need to communicate the same. वो जो एडवर्टाइजमेंट थी ये वाले केस में, it did not require any communication of compliance of the condition or performance of the act, hence it was not necessary to communicate the same. इसलिए court in the process laid down the three important principles. Offer to be capable of acceptance must contain definite promise by the offerer that he would be bound. आपका एक definite promise and acceptance, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये दोनों चीजें होना जरूरी है, विच वुड कंस्टिट्यूट एन प्रॉमिस. ऑफर में बी मेड आइदर टू अ पर्टिकुलर पर्सन और पब्लिक एट लार्ज, जनरल ऑफर भी रह सकता है, स्पेसिफिक भी रह सकता है. एंड इफ एन ऑफर इज मेड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिस इन रिटर्न फॉर एन एक्ट, परफॉर्मेंस इवन विदाउट कम्युनिकेशन इज ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस. Everyone with me till here? Now, revocation of offer and acceptance. वापस हमारे पुराने वाले कम्युनिकेशन से, जो हमने यहां पर कम्युनिकेट हुआ था, किसके बीच में? रणवीर और दीपिका के बीच में. ठीक है, इसको अगर इनको कैंसिल करना है तो कब तक किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? ठीक है, रणवीर ने ऑफर दिया था दीपिका को, रणवीर ने पोस्ट कर दिया 13 मार्च को, फिर उसको ध्यान में आया, अरे नहीं नहीं गलत भेज दिया आपने को, तो आलिया को भेजना था. ठीक है, गलती हो गई, दीपिका को भेज दिया. उसने क्या किया, एक दूसरे फास्टर मोड से क्या किया, रिवोकेशन का एक लेटर भेज दिया. ठीक है, वो रिवोकेशन का लेटर अगर दीपिका के नॉलेज में ये 15th के पहले, ये एक्चुअल जो इसका ऑफर का लेटर है उसके पहले अगर उसको मिल जाता है, तो वहां पर जो है ऑफर का क्या रहेगा, रिवोकेशन मान लिया जाएगा. नाउ अब इसमें रिवोकेशन में पहले अपन दो बातें करते हैं. देखो, एक तो रिवोकेशन कब कंप्लीट होगा, मैंने अभी जो पहले बोला वो डायरेक्ट आपको एकदम उसका कंक्लूजन बताया. अब देखते हैं अपन उसको डिटेल में. रिवोकेशन पहले तो कब कंप्लीट होगा, दूसरा कब तक रिवोकेशन किया जा सकता है, टिल व्हेन. ऑफर का भी कब तक किया जा सकता है एंड एक्सेप्टेंस का भी कब तक किया जा सकता है. रिवोकेशन कंप्लीट कब होगा, जो भेज रहा है ना, एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, when it is put into course of transmission to the person to whom it is made, so as to be out of the power of the person who makes it. आपने भेज दिया, जो पर्सन कर रहा है उसने पोस्ट कर दिया, तो उसके लिए रिवोकेशन इज कंप्लीट. और जिसको भेजा है उसके लिए रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, when it comes to his knowledge. ठीक है, ये तो सिंपल है, भेजने वाले के लिए जब उसने भेजा, मिलने वाले के लिए जब उसको मिला. अब मेन बात आती है कब तक ये किया जा सकता है. देखो, ऑफर कब तक रिवोक किया जा सकता है, क्या लगता है? ऑफर रिवोक किया जा सकता है जब तक वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं होता. एक्सेप्टेंस के पहले तक ऑफर कैन बी रिवोक्ड. ठीक है, अच्छा, एक्सेप्टेंस में अपन ने देखा था, एक्सेप्टेंस तो दोनों के लिए अलग अलग टाइम पे था. प्रॉमिसर के लिए भी, ऑफरर के लिए भी अलग था और ऑफरी के लिए भी अलग था.
किसके लिए बात कर रहे हैं फिर अपन? एक्सेप्टेंस किसके लिए कंप्लीट होने के पहले तक ऑफर कैन बी रिवोक्ड? ऑफरर, देखो जिसने ऑफर किया उसको ही रिवोक करना है अभी ऑफर को, तो उसके लिए जब तक एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं होता तब तक वो ऑफर को जो है रिवोक कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। अपने केस पे आए तो यहां पर रणवीर ने 13 मार्च को भेज दिया था, दीपिका को 15 मार्च को पहुंच गया। दीपिका ने पोस्ट कब किया था उसका एक्सेप्टेंस? 18 मार्च को। रणवीर के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ? 18 मार्च को। तो 18 मार्च तक रणवीर जो है एक्सेप्ट प्रपोजल को रिवोक कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है? प्रपोजल को रिवोक कर सकता है। दैट इज दीपिका के ये लेटर पोस्ट करने के पहले अगर सामने दीपिका को उसने भेज दिया वो लेटर और दीपिका को मिल गया तो वहां पर इट वुड बी वैलिड रिवोकेशन। अच्छा, दीपिका ने एक्सेप्टेंस भेज दिया, बाद में दीपिका को लगा कि अरे नहीं नहीं गलत भेज दिया, इसको नहीं भेजना था एक्सेप्टेंस, तो वो कब तक रिवोक कर सकती है? बिफोर 28, जब तक उसके खुद के लिए एक्सेप्टेंस इज नॉट कंप्लीट। अभी इसने पोस्ट से भेज दिया, हो सकता है कोई दूसरे फास्टर मोड से वो रिवोकेशन भेज दे, और रिवोकेशन पहले पहुंच गया रणवीर को, तो इट वुड बी स्टिल अ वैलिड रिवोकेशन। जस्ट टू एक बार क्विकली समराइज, ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा? कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी और एक्सेप्टर। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा फॉर ऑफरर? व्हेन ऑफरी पोस्ट्स द लेटर। ठीक है, एक्सेप्टर के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? व्हेन इट रीचेस द ऑफरर। अब आते हैं रिवोकेशन पर। रिवोकेशन कब कंप्लीट होगा? सबसे पहले तो जो कर रहा है रिवोकेशन, एक्सेप्टेंस का हो चाहे प्रपोजल का हो, जो कर रहा है उसके लिए कब कंप्लीट होगा रिवोकेशन? जब वो पोस्ट करता है। और जिसको भेजा गया है उसके लिए कब कंप्लीट होगा? जब वो उसको मिला सामने वाले को, राइट? अब लास्ट चीज, कब तक किया जा सकता है ऑफर का रिवोकेशन? कब तक किया जा सकता है? जब तक ऑफर का रिवोकेशन कब तक किया जा सकता है? जब तक कि एक्सेप्टेंस इज नॉट कंप्लीट, जब तक एक्सेप्टेंस इज नॉट कंप्लीट फॉर द ऑफरर। ये पहले वाला वो अपन एग्जांपल जस्ट देख रहे थे कि उसके पहले वो ऑफर को ये कर सकता है, बट कब तक कर सकता है एक्चुअली? जब तक एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं होता। इसके लिए उसके खुद के लिए, दैट इज टिल 18th। और एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक किया जा सकता है? बिफोर द एक्सेप्टेंस रीचेस द ऑफरर। दैट इज एक्सेप्टर के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं होता तब तक के लिए वो रिवोक किया जा सकता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, 2-3 बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा। यही पूरी रामायण यहां पर अपने को दी हुई है। इफ यू रिवोक द प्रपोजल as regards the revocation of acceptance, ordinarily offerer can revoke his offer before it is accepted. If he does so, offeree cannot create a contract by accepting the revoked offer. An offer may be revoked by the offerer before its acceptance, even though he had originally agreed to hold it open for a definite time of period. देखो, ऑफरर ने ऑफर में बोला था कि मैं 10 दिन तक ओपन रखूंगा, बट वो चाहे तो उसके पहले भी रिवोक कर सकता है। 5 दिन में भी उसकी इच्छा हुई तो रिवोक कर सकता है। ये अपना मेन सेंटेंस है पूरे इसका। Act of proposal can be revoked at any time before communication of acceptance is complete as against the proposer, and acceptance may be revoked at any time before the communication of acceptance is complete as against the acceptor.
ऑल गुड? एसी बंद करो, रहने दो। अब ये क्या बोलते हैं, इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ आर व्हाट डिफरेंट ऑन दीज थिंग्स। अपने लिए अगेन ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, बस उन्होंने बोला है कि रिवोकेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, इंग्लिश लॉ में द मोमेंट द पर्सन एक्सप्रेसेस हिज एक्सेप्टेंस, दैट मोमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड एंड सच एक्सेप्टेंस बिकम्स इररिवोकेबल। बट इंडिया में वो रिवोक करने का ऑप्शन है। Now contract through post in Indian law, acceptor can revoke his acceptance at any time before the letter of acceptance reaches the offerer. If the revocation telegram arrives before or at the same time with the letter of acceptance, the revocation is absolute. Acceptor जो है revoke कर सकता है। Acceptor ने भेजा अपना acceptance, ठीक है। अब acceptor के लिए कब complete होगा acceptance? जब वो proposer को पहुंचेगा। अब प्रपोजर को जो उसने एक्सेप्टेंस भेजा वो प्लस जो उसने रिवोकेशन भेजा वो दोनों साथ में पहुंचे तो भी रिवोकेशन सही माना जाएगा, इफेक्टिव माना जाएगा। एंड कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बोल रहे हैं आखिर में टेलीफोन पर भी हो सकते हैं। रूल्स रिगार्डिंग ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एज वेल एज कम्युनिकेशन अप्लाई सेम एज फॉर द कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय म्यूचुअल मीटिंग। The contract is formed as soon as offer is accepted, but the offeree must make sure that acceptance is received by the offerer. यहां पर बस इतनी जरूरी बात है कि सामने वाले को जो कम्युनिकेशन है एक दूसरे के बीच में वो फ्लॉलेसली होना चाहिए। If the telephone unexpectedly goes dead or there is disturbance, acceptor must confirm again that the words were duly heard by the offerer. ओके, लास्ट पार्ट ऑफ द यूनिट, रिवोकेशन वगैरह अपन ने देखा कैसा क्या होता है। अब रिवोकेशन ऑफ ऑफर जो है ना वो तो एक देखा अपन ने कैसा नोटिस भेज करके हो सकता है। इसके अलावा और कौन से तरीकों से ऑफर जो है वो रिवोक हो सकता है, ऑफर या प्रपोजल और कौन से तरीकों से रिवोक हो सकता है। व्हेन अ प्रपोजल इज मेड, प्रपोजर मे नॉट वेट इंडेफिनेटली फॉर इट्स एक्सेप्टेंस, ऑफर कैन बी रिवोक्ड अदरवाइज देन बाय कम्युनिकेशन और समटाइम्स बाय लैप्स। कौन से मोड्स है? पहला तो नोटिस, सामने वाले को अपन ने बोल दिया, पहले बोला था कि 10 दिन के लिए ऑफर है, बाद में अपन ने क्या किया उसको नोटिस दे करके रिवोक कर लिया कि भाई ऑफर इज कैंसल्ड नाउ। वो एक मेथड हो सकती है बेसिक। दूसरा बाय लैप्स ऑफ टाइम, अगर अपन ने टाइम दिया था 10 दिन का तो 10 दिन खत्म होने के बाद में ऑब्वियसली ऑफर ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाता है। अच्छा, अगर टाइम लिमिट दी हुई नहीं है कोई ऑफर में तो इट मस्ट बी एक्सेप्टेड विद इन रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम क्या है? अगेन इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस बेसिस। ये इन्होंने एक केस लॉ दिया है अपने को, रिलेवेंट नहीं है क्योंकि ये पुराना है और शेयर सर्टिफिकेट वगैरह आजकल आजकल मतलब होते ही नहीं है, सब डीमैट में ही होता है। पहले क्या हुआ था उस केस में शेयर्स के लिए एप्लीकेशन किया था जून में एक पर्सन ने, उसको अलॉटमेंट मिला था नवंबर में, ठीक है, ऑलमोस्ट 5-6 महीने बाद में। इस केस में इट वाज हेल्ड दैट दिस डिले वाज अनरीजनेबल, और यहां पर ये जो अप्लायर है वो जो एप्लीकेशन जिसने किया था वो ही वाज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द अलॉटमेंट। अगेन इट हैज नो रिलेवेंस नाउ बिकॉज in now companies act there are several provisions specifically covering these issues। अब जो है कंपनीज एक्ट में अपन मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस है, आपको 2-3 दिन के अंदर अलॉटमेंट वगैरह सब कुछ करना पड़ता है। इट हैपेंस लाइक दिस। बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस प्रेसिडेंट, आपने ऑफर दिया था, ऑफर के साथ में कुछ कंडीशन बोली थी कि पहले ये चीज करो तभी आपका एक्सेप्टेंस वैलिड रहेगा। मैंने फॉर एग्जांपल ऑफर भेजा और सामने वाले को बोला कि अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो साथ में एक्सेप्टेंस के कुछ डिपॉजिट अमाउंट भेजना है 10,000 का। सामने वाले ने सिर्फ एक्सेप्टेंस भेजा बट डिपॉजिट का अमाउंट नहीं भेजा। मैंने बोला था केवाईसी करा दो, केवाईसी भी उसने नहीं कराया। इस केस में देयर इज नॉन फुलफिलमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कंडीशंस, इन दैट केस ऑल्सो ऑफर इज रिवोक्ड। where the acceptor fails to fulfill conditions precedent,
proposal gets revoked. Suppose A proposes to sell his house to B, provided B leases his land to A. मैं तेरे को हाउस बेचूंगा बट सब्जेक्ट टू कंडीशन तू भी मेरे को अपना लैंड बेचेगा, ठीक है. बी ने लैंड बेचा नहीं तो यहां पर ऑफर इज ऑटोमेटिकली रिवोक्ड. और कैसे हो सकता है रिवोक? बाय डेथ और इंसैनिटी. अगर जो ऑफरर है उसकी डेथ या इंसैनिटी हो गई तो ऑटोमेटिकली ऑफर इज रिवोक्ड, बट ओनली इफ द फैक्ट ऑफ डेथ और इंसैनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ एक्सेप्टर. देन बाय काउंटर ऑफर. काउंटर ऑफर अगर सामने वाले ने दिया तो भी ओरिजिनल ऑफर इज रिजेक्टेड. नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड और यूजुअल मोड. जैसा बोला था ईमेल से मेरे को एक्सेप्टेंस भेजना, सामने वाले ने ईमेल से नहीं भेजा. बट यहां पर क्या पॉइंट था, एक मैंने बोला था एक्सेप्टेंस ईमेल से देना, सामने वाले ने व्हाट्सएप से दिया तो ऑफरर ने ऑब्जेक्शन लेना पड़ेगा वो टाइम पर कि आपने डिजायर्ड मोड से नहीं दिया. नहीं दिया अगर उसने ऐसा कोई ऑब्जेक्शन तो फिर वो वैलिड रहेगा. एंड लास्टली बाय सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी. अगर कुछ ऑफर जो है वो काम जो सोच रहे थे वो इलीगल हो गया तो भी ऑफर नाउ इज रिवोक्ड. यूनिट नंबर 1 के समाचार समाप्त हुए. लेट अस गो ऑन टू अ क्वेश्चन. कल दिए थे वो सबने किए क्या? सबने किए क्या? किए कल वाले क्वेश्चंस? घर पे प्रैक्टिस करो. कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस नहीं करोगे तो लॉ में वो कंफर्ट नहीं आएगा, लॉ में लैंग्वेज नहीं आएगी. कंचन आपको बाद में अपन ने बताया था, वापस उसमें है क्या डाउट? वापस बताओ क्या? देख क्विकली एक बार बताते हैं अपन वापस. ऑफर का कम्युनिकेशन फॉर द ऑफरर एंड एक्सेप्टर. पहले ऑफर का कम्युनिकेशन में तो एक ही चीज होती है. ऑफरर ने फॉर एग्जांपल भेजा 13 मार्च को, 15 मार्च को दीपिका को मिला. एक्सेप्टर को जब उसने दीपिका को मिलकर दीपिका ने देखा उस टाइम पर ऑफर का कम्युनिकेशन इज कंप्लीट. ठीक है, यहां तक तो कोई बात नहीं. एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा? दीपिका ने जब भेजा जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर रणवीर के लिए एक्सेप्टेंस वुड बी कंप्लीट. दीपिका के लिए कब कंप्लीट होगा वो? एक्सेप्टर के लिए व्हेन इट रीचेस द व्हेन द एक्सेप्टेंस रीचेस रणवीर. दूसरी बात थी रिवोकेशन की. रिवोकेशन जो है कब कंप्लीट होता है? सबसे पहले तो भेजने वाले के लिए जब उसने भेज दिया तब, मिलने वाले के लिए जब उसको मिला तब. अभी जो ऑफर है वो कब तक रिवोक किया जा सकता है? जब तक कि एक्सेप्टेंस इज नॉट कंप्लीट फॉर द ऑफरर.
ऑफर कब तक रिवोक किया जा सकता है? जिसने उसको किया है ऑफर को, उसके लिए जब तक एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं होता, दैट इज 18th तक, तब तक के ऑफर कैन बी रिवोक। और दीपिका कब तक रिवोक कर सकती है? टिल द टाइम एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट फॉर दीपिका, दैट इज 20th, क्योंकि दीपिका के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? जब वो रणवीर के पास में पहुंचेगा। Here is your question for 5 marks. Your time starts now. वो उससे कनेक्टेड है एक्चुअली। यस।
ओके, स्टॉप 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 स्टॉप। हुए क्या सारे पॉइंट्स? कितने कितने हुए? 4 2 3 कितने? 5th पॉइंट आधा हुआ। देखो, आंसर पे जाने के पहले आंसर में कितना लिखना है अपने को, ये आपको देखना पड़ेगा। यहां पर मतलब अपन ऑब्वियसली डिस्कस सब कुछ करेंगे, बट ये आपको कितने मार्क्स दिए हैं क्वेश्चन में, क्या पूछा है, उस पे से जज करना पड़ेगा एट दैट टाइम। ये अपने को कैसे समझेगा? ये अपने को समझेगा विद द प्रैक्टिसिंग ऑफ क्वेश्चंस ओनली। प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा करते जाओगे, अपने को आइडिया आते जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन में क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है इन द एक्सपेक्टेड आंसर। ठीक है, एक और चीज ध्यान में रखना, यहां पर तो मैं टाइम वाइज स्टार्ट स्टॉप बोलने के लिए अभी हूं, एग्जाम में नहीं रहूंगा। अपन ने टाइम कितना बोला था पर मार्क? 1.4 नहीं, 1.6 अराउंड कुछ तो बोला था, राइट? 1.6 1.65 ऐसा कुछ तो भी। घर से ही प्रॉपर प्लानिंग करके जाना है, वॉच तो ऑब्वियसली आपको लेके जाना ही है, और प्रॉपर प्लानिंग के साथ में अगर आपका फॉर एग्जांपल 5 मार्क का क्वेश्चन है, लगभग 8 मिनट का कुछ तो भी टाइम आता है, 8 से 8.5 मिनट में अगर आपका वो आंसर कंप्लीट नहीं होता है, उसको छोड़ दो, आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर बढ़ जाओ। ऑलवेज रिमेंबर दिस लाइन, 5 एवरेज आंसर्स fetch more marks than 3 best answers। आप जितना ज्यादा पेपर का कवरेज करोगे, उतने ज्यादा आपका जो है मार्क्स ज्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। लॉ है, थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, एकदम आउट ऑफ मिलना थोड़ा मुश्किल है। अगर आपने एकदम बहुत बड़ा, एकदम बहुत ही बढ़िया से लिख भी दिया, तो भी 5 में से चांसेस आर कि आपको 4 तक मिलेंगे, बहुत हो गया तो 4.5, कभी 5 एकादेश में मिल भी जाएंगे, राइट? सो फर्स्ट आवर फोकस शुड बी ऑन पेपर कंप्लीशन। अपने को हर एक क्वेश्चन को एटलीस्ट एक एवरेज लेवल पर तो ला करके लिखना ही है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एंड वेरी बेसिक पॉइंट कि आपका पेपर कंप्लीट होना जरूरी है। जितने ज्यादा आप आंसर्स लिखोगे, उतना ज्यादा आपका स्कोरिंग का भी जो है टोटल स्कोर्स बेसिकली बढ़ जाता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, क्या पूछा है उन्होंने? स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग अग्रीमेंट्स आर वैलिड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पहला वाला, ए हु ओन्स 2 cars सेलिंग द रेड कार टू बी थिंक्स ही इज परचेजिंग द ब्लैक कार। वैलिड है या नहीं है एग्रीमेंट? क्या है? क्यों है? कंसेंसस एड आइटम नहीं है। आंसर में क्या लिखना था आपको? A who owns 2 cars is selling the red car to B thinks he is purchasing the black car. There is no consensus ad item and hence not a valid contract. बस, उसके आगे और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, वॉइड कैसे होगा? अरे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, वॉइड कैसे होगा? बेसिकली एसेंशियल एलिमेंट ही नहीं है उसमें अभी, राइट? सो बेसिकली नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा क्या है? A threatened to shoot B if he did not lend him 2 lakh and B agreed to it। ये क्या होगा? वैलिड या नहीं? नॉट वैलिड। अगेन क्यों? फ्री कंसेंट नहीं है, मोर स्पेसिफिकली कोएर्शन से, जबरदस्ती से जो है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया गया है। A threatened to shoot B, here the agreement is entered into under coercion and hence not a valid contract। आंसर लिखने के बाद में हियर द अग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू अंडर कोएर्शन, फ्री कंसेंट भी आपने एक पॉइंट लिख दिया तो चलेगा, परफेक्टली फाइन। ऐसा नहीं है कि जो आंसर लिखा है एग्जैक्टली अपने को उतना ही लिखना है, उससे कम या ज्यादा थोड़ा बहुत चलेगा, बट मेन वहां पर उसका क्रक्स होना जरूरी है। ये वाला लाइन या फिर ये वाला सेंटेंस आप अंडरलाइन करोगे। तीसरा वाला, ए अग्रीज टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर 100 kgs ऑफ कोकेन ड्रग्स। अगेन क्या है? इनवैलिड, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है ये तो, दिस इज अ इलीगल एज कंसिडरेशन इज अनलॉफुल। इलीगल बेसिकली अग्रीमेंट हो, देखो एकदम अपन डीप में जाए ना,
तो वॉइड बोलो या फिर इलीगल बोलो, ये एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, ठीक है, वो बेसिकली अग्रीमेंट बोल सकते हैं अपन, वो एकदम लीगल इसमें जाए तो आपने लिख दिया इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह चलेगा, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्राई करिए उसको इलीगल अग्रीमेंट या ऐसा कुछ लिखिए, या फिर सिर्फ अग्रीमेंट इज इलीगल ऐसा आप लिख सकते हो। A asks B to buy his bike for 50,000. B agrees. This is a valid contract. It is an agreement which is enforceable by law, hence a valid contract. And lastly, Mr. X agrees to write a book, but after few days X dies. This is what? Q? Impossibility of performance. Here the contract becomes void due to impossibility of performance. यहां पर देखो कॉन्ट्रैक्ट पहले हो गया था, उसके बाद में void हुआ, तो वहां पर फिर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज किया है, ठीक है। अच्छा, यूनिट नंबर 1 जो है आपको शेयर किया गया है, पूरे ही क्वेश्चंस आपको करने हैं, राइट। जैसे जैसे टाइम मिलते जाता है उसको कंप्लीट करते जाइए, बट डेली एटलीस्ट ट्राई कीजिए 4-5 क्वेश्चंस आपके हो जाए। नेक्स्ट यूनिट नंबर 2, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब क्या? समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो को जो एक टर्म था, राइट। कंसिडरेशन इज व्हाट? समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो को, हैविंग अ डबल एस्पेक्ट ऑफ बेनिफिट टू द प्रोमिसर एंड अ डेट्रीमेंट टू प्रोमिसी। देखो लिखते टाइम पर वो क्या बोलते हैं, एक पार्टी को कुछ तो भी गेन, एक पार्टी के पास से कुछ तो भी जा रहा है, एक पार्टी का बेनिफिट, एक पार्टी का डेट्रीमेंट, बट एक्चुअली एक के पास से कुछ जा रहा है, दूसरे के पास में कुछ आ रहा है, सिमिलरली वही पार्टी के पास से कुछ जा भी रहा है, दोनों के पास में कुछ जा रहा है कुछ आ रहा है, तो दोनों पार्टीज के सेंस से वैसा बोल रहे हैं। व्हाट इज कंसिडरेशन? अब ये मीसा वर्सेस क्यूरी, ये केस लॉ था, उसमें उन्होंने डिफिनेशन क्या दी थी, वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन द सेंस ऑफ लॉ मे कंसिस्ट ऑफ आइदर सम राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, बेनिफिट और फोरबियरेंस, डेट्रीमेंट, लॉस और रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन, सफर्ड, अंडरटेकन बाय द अदर। एक को बेनिफिट, दूसरे को कुछ डेट्रीमेंट वगैरह, वो दोनों भी फैक्टर्स दोनों पार्टीज के लिए रहते हैं। एक्चुअल अपन सेक्शन की डेफिनेशन देखें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो वो क्या बोलती है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग सच एक्ट और एब्सटिनेंस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रोमिस। इसमें भी देयर आर मल्टीपल एलिमेंट्स, बेसिकली 3 है, सारी एलिमेंट्स अपन देखेंगे, जैसे जैसे एलिमेंट देखेंगे वैसे वैसे इसका ये क्यों बोला है ऐसा उन्होंने समझ में आएगा। सबसे पहले कंसिडरेशन के बारे में उन्होंने शॉर्ट में 1-2 पॉइंट्स दिए हैं कि कंसिडरेशन कैन बी एन एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ तो करने का एक्ट भी हो सकता है, कुछ तो एब्सटेन करने का, दैट इज फोरबियरेंस का भी एक्ट इज ऑल्सो अ कंसिडरेशन। उन्होंने 10 लाख रुपए दिए थे मेरे को प्रोडक्ट ना लॉन्च करने के लिए, दैट वाज अगेन एब्सटिनेंस। एक और चीज वो क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी मॉनेटरी, जरूरी नहीं है कि कुछ पैसे ही हो कंसिडरेशन में, कुछ भी चलेगा, ठीक है, कुछ भी चलेगा, बस कुछ तो भी चाहिए। जैसे कॉलेज ने प्रॉमिस किया था कि जो भी 95% से ऊपर स्कोर करेगा उसको हम जॉब देंगे, राइट। नाउ कमिंग टू दोस 3 पॉइंट्स जो ऊपर डेफिनेशन में अपन ने 3 पॉइंट्स बोले, ये 3 पॉइंट्स यहां पर मेंशन किए हैं, नीचे इसको एक्सप्लेन किया है। लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्लियर है ना सबको? ए ने बी को कार दिया, बी ने पैसे दिया उसके अगेंस्ट, जो भी वो प्रॉमिस या परफॉर्मेंस करते हैं, ए ने भी दिया है कुछ तो भी, बी ने भी उसके अगेंस्ट पैसे दिए हैं, दैट इज कंसिडरेशन फॉर ईच अदर।
लीगल रूल सबसे पहला, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। क्या बोलता है ये पॉइंट? कंसिडरेशन हमेशा क्या लगेगा? कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफर्ड बाय द प्रोमिसी और द थर्ड पार्टी बट एट द डिजायर और रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोमिसर। जो प्रोमिसर है उसके हिसाब से कंसिडरेशन रहना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, मिस्टर एस एक एम्प्लॉय था, मिस्टर आर की एक फैक्ट्री थी। ठीक है, क्या हुआ? फैक्ट्री में आग लग गई। मिस्टर एस ने क्या किया? मिस्टर आर ने मिस्टर एस को बोला, बोले क्या तू मेरे गुड्स अंदर से बचा करके आग में से ला सकता है? अगर तूने लेकर के आ गया तो मैं तेको जो है पैसे दूंगा 10,000 रुपए। एस इसकी बात सुन करके अपनी जान पर खेल करके अंदर गया और उसने गुड्स बचा करके ले आया। यहां पर अब आर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको 10,000 रुपए देना पड़ेगा। एस ने जो यहां पर चीज की थी वो किसके बोलने पर की थी? प्रोमिसर, दैट इज आर के बोलने पर की थी। दूसरा केस, सेम आग लग गई फैक्ट्री में। इस बार आर ने कुछ बोला नहीं, एस ने वॉलेंटरीली खुद ही अंदर जाकर के जान पे खेल करके सामान बाहर निकाल के लेके आ गया। अब वो बोल रहा है आर को, देखो मैंने तुम्हारा सामान बाहर लेकर के आ गया, मेरे को कुछ तो भी पैसे दो। क्या यहां पर आर देने के लिए बाइंड है? नहीं, क्योंकि यहां पर कंसिडरेशन प्रोमिसर के डिजायर पर नहीं हुआ है। समझा? डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर के हिसाब से कंसिडरेशन होना चाहिए। इसमें बीच में इन्होंने एक और लाइन दी है, यहां पर रिलेवेंट नहीं है इस पॉइंट में, बट स्टिल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज इन कंसिडरेशन ऑफ प्रॉमिस ऑफ सेटलमेंट इज एनफोर्सेबल। प्रॉमिस ऑफ सेटलमेंट मतलब बेसिकली इफ यू मैरी मी आई विल गिव यू हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी, ऐसा भी सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड है। अब ये कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर जो है ना, उसका एक केस लॉ है फेमस, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। इसमें क्या हुआ था? एक थे मिस्टर दुर्गा प्रसाद, एक थे मिस्टर बलदेव, एक थे ये सिटी के कलेक्टर। कोई एक सिटी में थे वो लोग, वहां के कलेक्टर, आईएएस वगैरह रहते हैं ना। दुर्गा प्रसाद को कलेक्टर साहब ने क्या बोला? बोले अपने शहर में मार्केट्स की कमी है, तो एक जगह है, एक मैदान है, एक ग्राउंड है, वहां पर मार्केट एस्टेब्लिश कर। वहां पर लोग आएंगे, राइट? लोग आकर के वहां पर अपनी दुकान लगाएंगे, जो भी वो बेचेंगे वहां पर उस पर कमीशन ले लेना। दुर्गा प्रसाद ने यहां पर सेटअप कर दिया। बलदेव यहां पर अपनी दुकान लगाने आए। बलदेव जो भी सामान बेचते थे उस पर वो कमीशन दुर्गा प्रसाद को देते थे। ठीक है, थोड़े दिन उन्होंने दिया, उसके बाद में देना बंद कर दिया। दुर्गा प्रसाद चले गए कोर्ट में बलदेव के अगेंस्ट, तो बोले ये देखो यहां पर इसने कमीशन देना बंद कर दिया, इसको बोलो कमीशन देगा। वहां पर बलदेव ने क्या बोला? एक बात बताओ, यहां पर जो कंसिडरेशन है वो, ये जो तुमने मार्केट सेटअप किया मेरे लिए, तुम काय के लिए पैसे मांग रहे? क्योंकि तुमने मेरे लिए मार्केट सेटअप किया, बरोबर? ये जो मार्केट सेटअप किया ये तुमने मेरे बोलने पर किया क्या? एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर किया क्या? नहीं, तुमने किसके बोलने पर किया? कलेक्टर के बोलने पर। यहां पर कंसिडरेशन हैज नॉट मूव्ड एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, मैं तुमको वो पैसे देने के लिए बाध्य नहीं। कोर्ट ने वही डिसीजन दिया that market was constructed by P at the desire of collector and not at the desire of D. D was not bound to pay as it was without consideration and hence void. ठीक है, यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? चलिए रुकते हैं यहां पर, विल कंटिन्यू टुमारो, नहीं day after tomorrow. Wish you all a very happy Holi. Thank you so much.